तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को एक्सप्लेनेशन क्लासेस पे हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मेरा नाम रमेश कुमार और मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन क्लासेस पे हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कल से मेरा इंट्रोडक्शन क्लास भी आप लोगों ने देखा होगा शायद, तो मैंने बताया था उसमें कि हम लोग क्या करने वाले हैं, जो क्लास 9th की है उस सिलेबस को लेकर के चलने वाले हैं। सभी सिलेबस को लेकर के चलने वाले हैं। जैसे कि आपका जितने सारे सब्जेक्ट हो गए, साइंस में देख लीजिए 3 हो गया और सामाजिक विज्ञान में आपका 4 हो गया। तो क्या करना है, उसी सब को लेकर के चलना है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि स्थिति व विस्तार, जो ज्योग्राफी है, आप लोगों को क्लास 9th का जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, तो उसमें पहला चैप्टर का नाम है स्थिति एवं विस्तार। पहला चैप्टर का नाम है। तो थोड़ा जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को मुख्य रूप से क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हम लोगों को मुख्य रूप से पढ़ना है कि आखिरकार जो भारत की स्थिति है वो भारत विश्व में कहाँ है, भारत विश्व में आखिरकार कहाँ है। उसके बाद जानना है कि भारत की आकार क्या है, भारत की आकार क्या है। उसके बाद जानना है, थोड़ा मोड़ा जानना है कि भारत का जो पड़ोसी देश है उससे रेखा मिलती है, उस सबको क्या कहते हैं, इसका तटीय रेखा की लंबाई और भी बहुत सारा जानकारी हम लोगों को इसमें जानना है। इसके जो 7 जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्थिति एवं विस्तार। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने स्टार्ट करने से पहले क्या होता है कि उनके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करना अति आवश्यक होता है। कैसे? जैसे देख लीजिए कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप किसी भी शहर में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? किसी भी शहर में जा रहे हैं। तो आप उस शहर में जाइएगा तो पहले आपको पता होना चाहिए ना कि हम किस शहर में जा रहे हैं। जैसे आप मुंबई में जा रहे हैं तो मुंबई में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये एक शहर है और यहाँ पे आप क्या करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। सॉरी। तो उसी लिए थोड़ा हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि जब हम भूगोल पढ़ने जा रहे हैं तो भूगोल के बारे में पहले थोड़ा जानते हैं कि आखिरकार भूगोल होती क्या है, भूगोल क्या होता है, भूगोल को किस व्यक्ति ने भूगोल के बारे में बताया सर्वप्रथम, आखिरकार भूगोल क्या चीज से मिलकर बना है। तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। चैप्टर पे डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा भूगोल के बारे में जानते हैं। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा कि भूगोल क्या है, भूगोल क्या है। नहीं आता नहीं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भूगोल क्या है तो आप लोग क्या कहिएगा? अगर आप लोगों को थोड़ा अगर जानकारी, वैसे तो सब जानते होंगे, अगर आप लोग बता सकते हैं तो कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पे आप लोग एक बात जानते होंगे कि यहाँ पे हम लोग बिल्कुल हट करके पढ़ेंगे, क्योंकि मैं ये एक बात जानता हूँ कि बच्चा की समस्या कहाँ पर है वो होती है। तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो बच्चा का प्रॉब्लम जानता हूँ कि बच्चा का प्रॉब्लम कहाँ पे उत्पन्न होंगे। तो मैंने लिखा कि भूगोल क्या है। तो इससे पहले मैं क्या करूँगा, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि भाई जी जियोग्राफी कहते हैं। क्या कहिएगा कि भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं। आप समझते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि ये जो ज्योग्राफी वर्ड है ना, ये ज्योग्राफी वर्ड 2 वर्ड से मिलकर के बना है, 2 वर्ड से मिलकर के बना है। आइए देखते हैं कौन 2 वर्ड से मिलकर के बना है। तो इन जब ज्योग्राफी को हम तोड़ेंगे तो 2 वर्ड निकलेगा। पहला वर्ड क्या निकलेगा? जियो। क्या निकलेगा? जियो। और दूसरा वर्ड क्या निकलेगा आप लोगों को? दूसरा वर्ड निकलेगा ग्राफिया। क्या निकलेगा? ग्राफिया। पहला वर्ड मिलेगा आपको जियो और दूसरा वर्ड आपको मिलेगा ग्राफिया। आप समझते हैं जियो का मतलब क्या होता है? तो जियो का मतलब देखिएगा ना, तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है जियो का मतलब? जियो का मतलब होता है पृथ्वी। अब देखते हैं ग्राफिया का मतलब क्या होता है। तो ग्राफिया का मतलब देखिएगा वर्णन करना होता है। क्या कहिएगा? वर्णन करना होता है, वर्णन करना। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने लिखा ग्राफिया तो इसका मतलब सिर्फ भूगोल का वर्णन करना ही, हर किसी भी चीज का मतलब हो सकता है। अगर ग्राफिया लिखिएगा तो वर्णन करना हो सकता है।
अब आप लोग ही बताइएगा कि भूगोल क्या है, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग ही बताइएगा। कैसे बताइएगा आइए समझते हैं। मैंने लिखा कि भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं, और यहाँ पे ज्योग्राफी क्या हुआ, दो भागों में, मतलब कि दो वर्ड से मिलकर के बना। किन दो वर्ड से मिलकर के बना, तो एक ठो है जियो और एक ठो है ग्राफिया। अब यहाँ पे लिखे हम जियो और प्लस में ग्राफिया। अब जियो का मतलब है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब है वर्णन करना। अब आपसे मैं पूछूंगा कि दोनों को एक साथ अगर कर दूंगा तो क्या बनेगा, पृथ्वी का वर्णन करना। क्या क्या अर्थ निकलेगा, पृथ्वी का वर्णन करना। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। अब पृथ्वी का वर्णन करने का, कहने का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी का वर्णन कहने का मतलब हुआ कि पृथ्वी पे जितनी भी सारी चीज है, जितनी सारी में कहने का मतलब क्या हुआ भाई जी, तो जितनी सारी चीजों में कहने का मतलब हुआ कि पृथ्वी पे उपस्थित नदियों का, पठारों का, पहाड़ों का, ज्वालामुखी का, इन सब सारी चीजों का अध्ययन करना ही क्या है, भूगोल है। अब कहिएगा अच्छा तो सिर्फ प्राकृतिक चीज का करना ही भूगोल है? नहीं, अगर आप जब मानव भूगोल पढ़िएगा, अभी मैं बताऊंगा कि भूगोल दो भागों में बटेगा, तो वहां पे आप लोगों को जनसंख्या, जनगणना, जनसंख्या घनत्व, जनांकीकी संक्रमण, बहुत सारी चीजें आएंगे मानव भूगोल के अंतर्गत, जिनको हम लोग क्या करेंगे, भूगोल के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, तो भूगोल के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। अब इसमें क्या क्या चीज आ सकते हैं, तो इसमें आपको आ सकता है नदियां, नदियां, दूसरा क्या आ सकता है, पठार, नदियां, पठार, पहाड़, पहाड़, और क्या आ सकता है मानव भूगोल के अंतर्गत आपको आ सकता है कि जनसंख्या, जनसंख्या, और भी बहुत सारा चीज आ सकता है, लिंगानुपात, क्या आ सकता है, लिंगानुपात। तो मैंने यहाँ पे लिखा आपको कि भूगोल का वर्णन करना ही भूगोल है। अब ये भूगोल के अंतर्गत बहुत सारी चीज देख लिए, जैसे नदियां, पठार, पहाड़, लिंगानुपात इत्यादि चीजों का वर्णन हो सकता है। अब आप कहिएगा, तो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब हम देखते हैं कि आगे, अब तो बता दीजिएगा ना आप कि अगर कोई आपसे पूछे कि भूगोल क्या है, तो आप डायरेक्ट कहिएगा कि भूगोल दो वर्ड से मिलकर के बना है, जियो जोग्राफिया। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन करना। अब यहाँ पे मैंने स्टार में लिखा कि पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है, पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है, जिसके अंतर्गत नदियां, पठार, पहाड़, लिंगानुपात, जनसंख्या, ये सभी चीजें आते हैं। अब थोड़ा आगे समझते हैं कि ये जो भूगोल है ना, ये भूगोल दो भागों में बटेगा। कितने भागों में बटेगा, दो भागों में बटेगा। यहाँ पे मैं आपको लिखता हूं, भूगोल, भूगोल क्या होगा, यहां से दो भागों में बटेगा। पहला बनेगा यहाँ पे आपका भौतिक भूगोल, देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं बताया है, जो मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ज्योग्राफी जो है ये इनका जनक किसको कहा जाता है। तो इनका जनक के बारे में अगर मैं यहाँ पे लिखूं, तो भूगोल का जनक, भूगोल का जनक, इसके बारे में भी थोड़ा ये होता है कि भूगोल का जनक किसके कहते हैं। आज आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि भूगोल का जनक, देखिए जो भूगोल का जनक है ना, वो हिकेटियस को कहा जाता है, क्योंकि हिकेटियस साहब को कहा जाता है। परंतु जो व्यवस्थित भूगोल है, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसको कहा जाएगा, इरेटोस्थेनीज का। मैं यहाँ पे लिखता हूं, जनक कौन होगा, भूगोल का जनक,
हिकेटियस। हिकेटियस। लेकिन व्यवस्थित भूगोल का पिता कौन होगा? तो यहाँ पे मैं लिखूं व्यवस्थित। व्यवस्थित भूगोल का पिता कौन होगा? इराटोस्थनीज। क्या होगा? इराटोस्थनीज। तो देख लिया आप, अगर कोई आपसे अगला बार पूछे कि भूगोल का पिता किसको कहा जाता है तो आप कहिएगा हिकेटियस। अगर पूछे कि व्यवस्थित भूगोल का पिता किसको कहा जाता है तब आप कहिएगा कि व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है इराटोस्थनीज को। किसको? इराटोस्थनीज को। हम लोग क्या पढ़ रहे थे इधर कि भूगोल दो भागों में बट गया। अब इधर देखते हैं, भूगोल दो भागों में बट गया, पहला भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। अब कहिएगा कि भौतिक भूगोल का जनक कौन है? भाई सवाल उठेगा ना कि भौतिक भूगोल का जनक कौन है? तो भौतिक भूगोल का जनक है प्लोडोवालियो। कौन है? प्लोडोवालियो। प्लोडोवालियो देख लीजिएगा, प्लोडोवालियो या वाडोलियो है, थोड़ा कंफर्म हो जाएगा, लेकिन प्लोडोवालियो। अब देखते हैं मानव भूगोल का पिता कौन? तो फ्रैंकलिन रैटजेल। कौन है? फ्रैंकलिन रैटजेल। फ्रैंकलिन रैटजेल। अब आप लोगों का तो यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया भूगोल के बारे में कि भूगोल दो शब्द से मिलकर के बना है, जियोग्राफिया। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन करना। और ये जब इनका जो व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है, भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को, और व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है इराटोस्थनीज को। भूगोल आगे चल करके दो भागों में बढ़ जाता है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल का जनक होता है प्लोडोवालियो को, और मानव भूगोल का जनक कहते हैं फ्रैंकलिन रैटजेल को। अब यहाँ पे भौतिक भूगोल में क्या क्या चीज का अध्ययन करेंगे? तो भौतिक भूगोल में आप लोग देखिएगा कि इसमें भौतिक भूगोल ना 11th क्लास में भौतिक भूगोल के बारे में ही सारा कुछ पढ़ना है। इसमें देखिएगा पहाड़, नदियां, पठार, ज्वालामुखी, इन सारे चीज को देखेंगे। इसके अंतर्गत क्या देखेंगे? तो इसके अंतर्गत देखेंगे जनसंख्या, फिर यहाँ पे देखेंगे जनसंख्या संगठन, देखेंगे लिंगानुपात, जनसंख्या संगठन, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया? देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो। यहाँ तक दिक्कत? अब मैं बोर्ड को रफ करता हूँ। क्या करूंगा? बोर्ड को रफ करूंगा। जितनी सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा उसको एक बार और रिवीजन करते हैं। मैंने क्या कहा कि भूगोल दो वर्ड से मिलकर के बना है, जियो ज्योग्राफिया। जियो का मतलब हम लोगों ने क्या बताया था कि जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब क्या होता है? वर्णन करना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैंने लिखा ग्राफिया का मतलब तो सिर्फ समझिएगा कि भूगोल का ही वर्णन करना। तो दो वर्ड से मिलकर के बना था जियो ज्योग्राफिया, मतलब कि क्या निकला था? पृथ्वी का वर्णन करना। मैं आप लोगों से पूछूं भूगोल क्या है तो पृथ्वी का वर्णन करना है, भूगोल है। अब मैंने यहाँ पे बताया था कि भूगोल का पिता कोई पूछे तो आप लोगों को कहिएगा, भूगोल का पिता अगर पूछे तो आप लोग कहिएगा हिकेटियस। अगर पूछे व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहा जाता है तो व्यवस्थित भूगोल का पिता किसको कहा गया था? इराटोस्थनीज को कहा गया था। और आगे हम लोगों ने देखा था कि ये भूगोल आगे चल करके दो भागों में बटा था। किन दो भागों में बटा था? एक तो बता था प्राकृतिक भूगोल और एक तो बता था भौतिक भूगोल और एक तो बता था मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम लोगों ने क्या देखा था कि भौतिक भूगोल में वो सारी चीज जो प्राकृतिक द्वारा, पहाड़, पठार, ज्वालामुखी, पहाड़ कैसे बने, इन सीधे चाजी को में चर्चा है। और मानव भूगोल में क्या देखा हम लोगों ने? देखा जनसंख्या संगठन, जनगणना इत्यादि चीजों को हम लोगों ने देखा। यहाँ पे मैंने देखा था
कि जो मानव भूगोल का पिता कौन थे, मानव भूगोल का पिता फ्रैंकलिन लैटजेल थे। कौन थे, मैंने बताया था आप लोगों को, फ्रैंकलिन लैटजेल। और यहाँ पे लिखा था भौतिक भूगोल का पिता, तो वो थे फ्लोडोवालियो या फ्लोडोवालियो, देख लीजिएगा एक बार। अब हम लोग थोड़ा अपने चैप्टर पे आते हैं, क्या आते हैं, अपने विषय पे आते हैं कि हम लोगों को आज क्या पढ़ना है। हम लोगों को आज मुख्य रूप से थोड़ा बता देते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है। मुख्य रूप से आज जिन चैप्टर को हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसमें मुख्य रूप से पढ़ेंगे कि आखिरकार भारत की, पहला पॉइंट में पढ़ना है कि भारत की स्थिति क्या है। क्या है, भारत की स्थिति। विश्व है हमारा, जो ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड क्या है, 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। इन 7 महाद्वीपों में भारत की स्थिति क्या है, इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। उनके बारे में पढ़ना है कि आखिरकार भारत की आकार क्या है। क्या है, आखिरकार भारत की आकार क्या है। इसके बाद बहुत सारे पॉइंट को जानने हैं कि उत्तर से लेकर के भारत की कुल लंबाई कितना है, पूरब से पश्चिम की लंबाई पूरी कितना है, तो और भी मुख्य रूप से बहुत सारे बातों को जानना है। तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं विस्तार, देखिए सभी चीजों को लिखना संभव नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को जो बताता हूँ तो वो गौर से जूम फॉल कर लीजिए और उसके बाद बातों को गौर से सुनिए, हर एक चीज समझ में आएगी। अगर आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन अगर यहाँ पे देते हैं तब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा समझाने की। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड, यहाँ पे मैंने नहीं, सॉरी, चैप्टर में है स्थिति एवं विस्तार। अब थोड़ा समझते हैं कि आखिरकार स्थिति क्या है। देखिए कोई भी चीज का, कोई भी वस्तु का, संसार में जितनी सारी चीज है उसका एक स्थिति होता है। जैसे कि हम लोग ही पढ़ने वाले हैं भारत की स्थिति क्या है। स्थिति तो समझ गए, किसी भी वस्तु जो जहां है, किसी भी वस्तु जो जहां है वो उसकी स्थिति हुई। ये जैसे कि ये देखिए, ये डस्टर है। डस्टर क्या है, ये मेरी हाथों पे है, तो इसकी स्थिति क्या हुई, मेरी हाथ हुई। इसके आसपास का जो मान हुए इसकी स्थिति हुई। वैसे ही अब विस्तार समझते। विस्तार मतलब क्या, नॉर्मली फैलाव। विस्तार मतलब क्या, फैलाव। आखिरकार कोई वस्तु का फैलाव कितना है, कोई वस्तु का फैलाव कितना, भारत का फैलाव कितना है, ये चलिए समझते हैं। भारत की स्थिति, पहला जो है, सॉरी, एक एक करके सारी पॉइंट को समझेंगे। आखिरकार भारत की स्थिति क्या है, सारी चीजों को पढ़ेंगे, बस कंसंट्रेशन लगा करके आप लोग वीडियो देखते रहिए। यहाँ पे मैंने लिखा भारत की स्थिति। इससे पहले हम आप लोगों को थोड़ा बता देना चाहता हूँ, आप लोग आइए मेरे साथ एक मैप बनाने की कोशिश कीजिए, इसके बाद सारी चीजों को हम लोग समझेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। बस आप लोग कंसंट्रेशन बना करके सारी चीजों को ध्यान से सुनिए, मेरे साथ साथ फ्लो चार्ट आप लोग भी बनाइए। मैंने यहाँ पे क्या, जो स्ट्रक्चर होता है वर्ल्ड मैप का, वो वर्ल्ड मैप का स्ट्रक्चर ले रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा एशिया महाद्वीप, आप लोग भी बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे आपको टूटा फूटा यूरोप मिलेगा, टूटा फूटा नहीं है, इसका जो स्ट्रक्चर देखिएगा ना तो आपको ऊपर से द्वीपीय टाइप का दिखेगा, झील टाइप का, इसलिए मैंने बताया है। जब आप लोग आगे जाइएगा ना तो एक एक देश के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। विश्व में जितनी सारी देशें हैं, यहाँ पे एशिया, और उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा चंद्राकार आकृति की कुछ इस प्रकार की ऑस्ट्रेलिया। नाम बोल देता हूं, अगर ना देखे तो आप लोग लिख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे आपको मिलेगा उत्तरी अमेरिका, ये मिलेगा आपको उत्तरी अमेरिका, और ये है आपका दक्षिण अमेरिका। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा अफ्रीका,
अब देखिए एक, अब इनको हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से थोड़ा दर्शाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, नंबर 1 पर आ जाएगा आपका एशिया, दूसरा पे आ जाएगा आपका अफ्रीका, सॉरी यहाँ पे मैंने अंटार्कटिका को तो बनाया ही नहीं, ये क्या है, अंटार्कटिका, बर्फों का ढेर। बर्फ के कारण ही इसको कहा जाता है वैज्ञानिक समर्पित महाद्वीप। इसको क्या कहा जाता है, अंटार्कटिका को वैज्ञानिक समर्पित महाद्वीप या गतिशील महाद्वीप। क्यों? क्योंकि ये हमेशा बर्फ के पिघलने के कारण, इस दिखिएगा ना तो लगेगा जैसे कि फॉलो कर रहा है, जैसे कि तैर रहा है, वैसे आप लोगों को, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वैज्ञानिक समर्पित महाद्वीप, या और एक क्या कहते हैं, गतिशील महाद्वीप। और अफ्रीका को देखिएगा तो यहाँ पे इसको कहा जाएगा सांपों का महाद्वीप। क्या कहा जाएगा, सांपों का महाद्वीप। इतनी सारे यहाँ पे सांप है। नंबर 1 पर आ जाएगा आपका एशिया, नंबर 2 पर आ जाएगा आपको अफ्रीका, नंबर 3 पर आ जाएगा उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 पर आ जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका, नंबर 5 पर आ जाएगा आपका अंटार्कटिका, और नंबर 6 पर आ जाएगा आपका यूरोप, और नंबर 7 पर आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। देख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से पता चल जाएगा कि कौन सा कितना बड़ा है। नंबर 1 पर मैंने क्या बताया, नंबर 1 पर एशिया, नंबर 2 पे मैंने क्या बताया, नंबर 2 पे अफ्रीका, नंबर 3 पे उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 पे दक्षिणी अमेरिका, नंबर 5 पे मैंने बताया था यहाँ पे अंटार्कटिका, नंबर 6 पे यूरोप, और नंबर 7 पे ऑस्ट्रेलिया। अब हम लोग ये तो एक लोग टूटा फूटा देख लिए कि ये वर्ल्ड है, क्या है, वर्ल्ड है। एशिया का स्थिति देख लीजिए, कहाँ मिलेगा आपको, एशिया कहाँ पे है, एशिया की स्थिति देख लीजिए, एशिया, अफ्रीका, याद कर लेना है 7 महाद्वीप को भी, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। एशिया, बोलिए हमारे साथ, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। याद कर लेने हैं, भरोसे कल के भरोसे नहीं बैठने हैं। तो ये आप लोग देख लिए, और इसको देख लीजिएगा, रोड चार्ट बना लीजिएगा, और इसको याद कर लीजिएगा 7 महाद्वीपों को। हो गया 7 महाद्वीप क्लियर। लेकिन हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को तो यहाँ पे पॉइंट देखना है कि भारत की स्थिति क्या है। हम आप लोगों को वही बताना चाहते हैं, आप लोग बस देखते रहिए। अब हम लोग वहीं पे चलते हैं। अब क्या करते हैं, इन 7 महाद्वीपों को हम लोग थोड़ा रफ करेंगे। क्या करेंगे, रफ करेंगे। 7 कहते हैं हम लोग दोबारा से बना लेंगे है? यहाँ पे मेरा एशिया है। अब हम आप लोगों को कुछ भी नहीं बताएंगे, बस भारत की स्थिति देखनी है। हम तो आप लोगों के क्या किए, तो 7 महाद्वीप के बारे में जानकारी दे दिए कि किसकी स्थिति कहाँ पे है। अब एक बात समझिए, पहले छोटा सा टॉपिक है, इधर देख लीजिए, दिशा। दिशा के बारे में जान लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को ना कंफ्यूजन होती है कि कौन सा दिशा किधर है, वो भी हम लोग अभी याद कर लेंगे। क्या याद कर लेंगे, देख लीजिए, ये दोनों मेरा हैंड है, क्या है, हैंड है। अब इधर आइए, हैंड के मदद से इसको याद करेंगे। सबसे पहले तो मैं ऊपर लिखता हूं, ऊपर क्या है, उत्तर, नीचे दक्षिण, पूर्व, और इधर पश्चिम। ये हो गया, क्या हुआ, ये 4 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। क्या हुआ, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये 4 दिशाएं हैं। अब क्या करेंगे कि पहले ये हम माइंड में बैठा लीजिए कि दिशा किधर है। तो देखिए ऊपर में क्या है, उत्तर, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब आते हैं टॉपिक पे, ये क्या है, ये एशिया महाद्वीप है। क्या है, एशिया महाद्वीप है। अब हम लोग यहाँ पे एशिया में लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग भारत बनाते हैं। क्या बनाते हैं, भारत। अगर थोड़ा खराब बना हो तो वो देख लीजिएगा। भारत मैंने बनाया। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत किस महाद्वीप में है, तो आप डायरेक्ट कहिएगा कि भारत किस महाद्वीप में है,
एशिया महाद्वीप में है। ASIA। भारत किस महाद्वीप में है? तो भारत एशिया महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है? भारत एशिया महाद्वीप में है। भारत किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। याद कर लेना है, भारत एशिया महाद्वीप में है। अब मैंने आपको बताया था कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब क्या करेंगे, थोड़ा इसको थोड़ा रफ करते हैं। क्या करेंगे, इसको थोड़ा रफ करेंगे। थोड़ा फिर से क्या करते हैं, एक ठो वर्ल्ड बनाते हैं। अब आप लोगों का आंसर मिल जाएगा। देखिए, इसको बताने से पहले आपको दो बात समझने पड़ेंगे। क्या समझने पड़ेंगे कि आखिरकार अक्षांशीय रेखा क्या है और अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या है। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। यहां पे कहिएगा ये क्या हो गया, ये क्या है, अक्षांश रेखा देशांतर रेखा क्या है। तो देखिए, ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है, सिर्फ अभी आप लोग इसका डिफिनीशन खुद दीजिएगा थोड़ा कुछ समय के बाद। पहले मैं बस आप लोगों को इतना बता देना चाहता हूं कि ये जो अक्षांश रेखा है ना, अगर कोई पूछे आपसे कि अक्षांश रेखा क्या है, तो आप डायरेक्ट कहिए कि सोई हुई रेखा या गिरी हुई रेखा को ही अक्षांश रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? सोई हुई रेखा या गिरी हुई रेखा को ही अक्षांश रेखा कहेंगे। जैसे ये देख लीजिए, ये क्या है, मार्कर है, और जब मैं मार्कर को ऐसे रखूंगा तो क्या है, ये सोआ हुआ है। क्या है? सोआ हुआ या गिरा हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अक्षांश रेखा। कौन सा रेखा? अक्षांश रेखा। तो यहाँ पे आप लिखिए कि क्या, गिरी हुई रेखा, गिरी या सोई हुई रेखा, गिरी या सोई हुई रेखा। कोई आपसे पूछे कि अक्षांश रेखा क्या है, तो कंफ्यूजन में मत आइए, उनको डायरेक्ट बताइए कि अक्षांश रेखा गिरी हुई रेखा या सोई हुई रेखा है। अक्षांश रेखा वैसे रेखा को कहते हैं जो गिरी हुई है या सोई हुई है। अब देशांतर रेखा क्या है? तो अपोजिट। इतना तो लगा सकते हैं दिमाग। अब देशांतर रेखा क्या है? तो खड़ी रेखा। क्या कहेंगे? खड़ी रेखा, खड़ी रेखा। खड़ी रेखा को ही अक्षांश रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? गिरी हुई या सोई हुई रेखा को अक्षांशीय रेखा कहेंगे और खड़ी रेखा को देशांतरीय रेखा कहेंगे। अब आइए वर्ल्ड में समझते हैं इसको। देखिए, ये क्या है, मैंने एक बॉल लिया। क्या बॉल? आप लोग जो क्रिकेट खेलते हैं वो क्रिकेट वाली बॉल लिया हम। अब क्या करेंगे, मेरा मन है कि ये जो ये बॉल है ना, इसको दो भागों में बांटू। क्या, कितने भागों में बांटू? दो भागों में बांटू। अब आप क्या कहिएगा कि चलिए आपका मन है तो इसको दो भागों में बांट ही देते हैं। तो जब मैं इसको दो भागों में ऐसे करके बांटूंगा, कोई भी वस्तु को अगर दो भागों में बांटा जाए, दो बराबर भागों में बांटा जाए, तो ये जो रेखा पूरे विश्व को दो बराबर भागों में बांट रही है। किन दो बराबर भागों में? अभी आप लोगों को क्या बताया? दिशा उत्तरी, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। इतना तो समझ गया। तो आप बताइए, ये जो रेखा जो दो बराबर भागों में बांट रही है ना, तो इस रेखा को क्या कहेंगे? इस रेखा को हम लोग कहेंगे विषुवत रेखा। क्या कहेंगे? सॉरी, इस रेखा को हम लोग विषुवत नहीं, इस रेखा को कहेंगे भूमध्य रेखा। क्या कहेंगे? इस रेखा को कहेंगे भूमध्य रेखा। और जो हम आप लोगों को पता है कि विषुवत रेखा, तो भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं, इसी का नाम है। भूमध्य रेखा को ही विषुवत। क्या किए थे? एक बॉल लिए थे और इस बॉल को जब दो बराबर भागों में बांटे थे, तो इस बॉल को जब दो बराबर भागों में बांटे थे, तब इसको हम क्या कहते हैं? ऊपर देखिए, जैसे ही बॉल है तो इसको दो बराबर भागों में बांटिए ना। जैसे अगर दो बराबर भागों में बांटेंगे तो कैसा आकृति बनेगा? ऐसा बनेगा।
ऐसा आकृति बनेगा ना। कभी बर्गर खाए हैं, बर्गर पे देखिएगा ना, एक ऊपर रहता है एक नीचे रहता है। तो वैसे ही देख लीजिए ये क्या है, जब वर्ल्ड को दो भागों में बांटे हैं तो जो रेखा वर्ल्ड को दो बराबर भागों में बांटी है उसको क्या कहे हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब क्या होगा कि इसके ऊपर से लेकर के उत्तर से लेकर के दक्षिण भाग में भी इसको एक रेखा दो बराबर भागों में बांटती है। तब इस रेखा को क्या कहेंगे, इस रेखा को कहेंगे यायुमोत्तर रेखा। क्या कहेंगे, यायुमोत्तर रेखा। यायुमोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा। क्या कहेंगे, यायुमोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा। अब जितनी सारी बातों को हम लिखे हैं थोड़ा इसको समझ लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि अक्षांशीय रेखा। तो अक्षांशीय रेखा किसको कहे थे कि जो रेखा सोई हुई है उसको अक्षांशीय रेखा कहे थे। और विषुवत रेखा किसको कहे थे, तो विषुवत रेखा वैसे रेखा को कहे थे जो खड़ी थी। क्या थी, खड़ी थी। अब जब हम वर्ल्ड को दो बराबर भागों में बांटे हैं तो जो रेखा इसको पश्चिम से पूरब की ओर, देखिए दिशा हम लोग पहले आपको इसलिए बताए हैं ताकि दिशा समझने में आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो ये पहले हमने आपको दिशा बताया था। अब बताइए कि इधर से इधर पश्चिम से पूरब तक जाने वाली रेखा को कौन सा रेखा, इसको जो मेन है जो इसको दो बराबर भागों में बांटी है तो इसको भूमध्य रेखा। और उत्तर से दक्षिण वर्ल्ड को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहे हैं, यायुमोत्तर रेखा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये सब जितनी सारी रेखा है ना, ये सभी रेखा काल्पनिक रेखा है। क्या है, काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक कहने का मतलब क्या है, इसको आप देख नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कहिएगा भाई जी ये जो रेखा बताया ना वर्ल्ड में है ना, तो हम जाकर के देखते हैं कि ये रेखा क्या है। ये रेखा दिखेगी नहीं, ये क्या है, ये काल्पनिक रेखा है। क्या है, काल्पनिक रेखा है। अब आते हैं यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, अक्षांशीय रेखा। अब बताइए कि अक्षांशीय रेखा कैसे रेखा को कहते हैं, सोई हुई रेखा को। अब यहाँ पे एक रेखा ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर एक रेखा आपको नीचे से ऐसे जाएगी। क्या आएगी, ऐसे। जो रेखा और इसको क्या कहते हैं, ये बीचों बीच है ना। जब ये बीचों बीच दो बराबर भागों में इसको बांटे हैं तो इसको क्या कहेंगे, इसको 0 डिग्री रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, 0 डिग्री रेखा कहेंगे इसको। भूमध्य या विषुवत रेखा को 0 डिग्री रेखा भी कह सकते हैं आप लोग। क्या कह सकते हैं, 0 डिग्री रेखा भी कह सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अब ये देखिए, जब ये रेखा 0 डिग्री रेखा के ऊपर एक रेखा आपको देखने को मिलेगा, इसको कहेंगे कर्क रेखा। क्या कहेंगे, कर्क रेखा। आई होप जितनी सारी बातों को हमने बताया वो समझ रहे होंगे आप। और यहाँ पे मैंने एक रेखा लिया था नीचे 0 डिग्री एंगल के नीचे की रेखा, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मकर रेखा। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मकर रेखा। अब आप लोग बताइए, क्या आप लोग इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पे जब हमने आपको बताया कि ऊपर उत्तर होता है, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, जिस हाथ से जो मेरा बायां हाथ है उधर क्या होता है पूरब, जो दायां हाथ होता है उधर क्या होता है पश्चिम। अब आप बताइए, क्या जब हम इस गोला को दो भागों में बांटे हैं तो ये पूरा गोला है तो इसको सीधा हम गोला कह सकते हैं। लेकिन जब हम इसको आधा आधा बांट दिए तो इसको हम क्या कहते हैं, ये गोला है तो इसको अर्ध, और ये गोला है तो अर्ध गोला। क्या कहेंगे, अर्ध गोला। इसको अर्ध गोला कह सकते हैं ना, अर्ध गोला। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको ना हम अर्ध गोला को दिशा से डिनोट करेंगे, मतलब कि दिशा से ऐड करेंगे। क्या करेंगे, दिशा से इसको ऐड करेंगे, प्लस करके जोड़ते हैं कि क्या बनता है। जब हम उत्तर को ना अर्ध गोला से ना ऐड करेंगे ना तो क्या बनेगा, उत्तरार्ध। क्या बनेगा, उत्तरार्ध, सॉरी। अब बताइए इसको क्या कहेंगे,
उत्तरार्ध, उत्तरार्ध। अब इसको उत्तरार्ध बोले हैं तो इसको आप लोग उत्तरी गोलार्ध बोल भी सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उत्तरी गोलार्ध। क्या बोल सकते हैं? उत्तरी गोलार्ध। अच्छा बताइए, जब हम इस दिशा को ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध बोले हैं, जब हम इस वाले दिशा को ऊपर वाले दिशा को उत्तरी गोलार्ध बोले हैं, तो ये जो दक्षिण है, तो ये जो नीचे है दक्षिण है, तो हम लोग इसको दक्षिणी गोलार्ध नहीं बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते? दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। जब इसको दक्षिणी गोलार्ध बोले हैं तो इधर वाले को क्या बोल सकते हैं? पश्चिमी गोलार्ध। क्या बोल सकते हैं? पश्चिमी गोलार्ध। और इधर वाले को क्या बोलेंगे? इधर वाले को जगह नहीं है, यहाँ पे हम लोग छोटा अक्षर में लिख देते हैं, कहीं भी लिख देते हैं, इधर ही लिख देते हैं, पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध। अब बातों को समझिए। क्या? देखिए, ये पूरा विश्व था। इस विश्व को क्या किए हैं? दो बराबर भागों में बांट दिए हैं। जब दो बराबर भागों में बांटे हैं तो इस रेखा को क्या नाम दिए हैं? जब इसको हम दो भागों में बांटे हैं तो इसको हम 0 डिग्री एंगल नाम दिए हैं। क्या दिए हैं? 0 डिग्री एंगल नाम दिए हैं। अब इस 0 डिग्री एंगल को जब पूरा हम बांट दिए हैं तो इस 0 डिग्री को हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी किए हैं। क्या कहें? ये पूरा एक क्रिकेट का बॉल था। जब क्रिकेट के बॉल को दो बराबर भागों में बांट दिए, तब जब दो बराबर भागों में बांटे हैं तब क्या कहे हैं कि जब उत्तरी भाग जो ऊपर गया है उसको कहे उत्तरी गोलार्ध, जो नीचे आया है इसको दक्षिणी गोलार्ध कहे हैं। अच्छा, जब इसको ऊपर बांट सकते हैं, इसको नीचे बांट सकते हैं, तो क्या इसको इधर नहीं बांट सकते हैं? बांट सकते हैं। अब फिर से बात समझते हैं। अक्षांशीय रेखा कैसे रेखा को कहे थे? जो रेखा सोई हुई है। अब यहाँ पे बहुत सारे रेखा जाएगी, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ये सारी रेखा जो ऐसे करके जाएगी नीचे सोई रेखा, तो इन रेखा को क्या कहेंगे? इन रेखा को हम लोग कहेंगे अक्षांश रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा। और देशांतर रेखा, जो रेखा खड़ी है, ये खड़ी है तो ऐसे बहुत सारे रेखा आएंगे, इसको क्या कहेंगे? खड़ी हुई रेखा कहेंगे। यहां तक किसी बच्चा को कोई प्रॉब्लम? यहां तक तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अब देखते हैं, आखिरकार मेरा तो ये क्लियर ही नहीं हुआ कि भारत की स्थिति का है, अब क्लियर होगी। चलिए, तो अब देखते हैं यहाँ पे। अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। क्या कहते हैं? डिटेल में समझते हैं। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो गिरी हुई रेखा है उस रेखा को अक्षांशीय रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा। अब देखेंगे बहुत सारी ऐसे ऐसे रेखा जाएगी। इन रेखा को क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा कहेंगे। अक्षांश रेखा कहेंगे। अब देखिए, ये जो गिरी हुई रेखा है, अब इसको अच्छा बताइए, अक्षांश रेखा जो गिरी हुई रेखा है, इस रेखा को अक्षांश में अब आप लोग नहीं बता सकते हैं कि उत्तर से लेकर के पश्चिम से लेकर के पूरब तक खींची जाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहेंगे? पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाने वाली रेखा, खींची जाने वाली रेखा। अब कहिएगा भाई जी, उस समय बताया था गिरी हुई रेखा, वो हम आप लोगों को समझाने के लिए बताए थे। क्या बताए थे? समझाने के लिए। अगर आपसे कोई पूछे कि अक्षांशीय रेखा किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि गिरी हुई रेखा है ना, तो इधर क्या पड़ा होता है? इधर पश्चिम से लेकर के पूरब तक के खींची जाने वाली रेखा को अक्षांशीय रेखा कहेंगे। कहिएगा देशांतर रेखा। इसमें देखिए डायरेक्टली इसको ऐसे नहीं बोलिएगा, पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा। यहाँ पे आप लोग काल्पनिक ऐड कर दीजिए।
काल्पनिक रेखा, वैसे ही देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा को आप लोग क्या कहिएगा कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक खींची जाने वाली रेखा, उत्तर से दक्षिण तक खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा। अब तो ये तो समझ में आ गया कि ये जो गिरी हुई रेखा है, जो गिरी हुई रेखा मतलब कि पश्चिम से लेकर के पूरब तक जाने वाली रेखा को अक्षांशीय रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? पश्चिम से लेकर के पूरब तक आने वाली रेखा को काल्पनिक रेखा। पहले भी मैंने आप लोगों को बता दी कि रेखा दिखेगी नहीं, तो इसको क्या कहेंगे? अक्षांशीय रेखा कहेंगे। और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जाने वाली रेखा को, दक्षिण तक जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे? देशांतर रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? देशांतर रेखा कहेंगे। तो अक्षांशीय और देशांतीय रेखा क्लियर हो गया। और ये 0 डिग्री रेखा को कौन सा रेखा कहे थे? बताइए आप लोग कमेंट में। 0 डिग्री रेखा को हम लोग को कौन सा रेखा कहे थे? तो 0 डिग्री रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहे थे। अब ऊपर से लेकर के, जो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो बीचों बीच एक रेखा काटी थी, जो पूरब से लेकर के पश्चिम तक जो बीचों बीच एक रेखा काटी थी, उस रेखा को क्या कहे थे? उस रेखा को हम लोग कहे थे यायोमोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा। क्या कहे थे? यायोमोत्तर या ग्रीनविच रेखा। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। क्या करेंगे? थोड़ा अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब इतनी सारी डिटेल आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया था कि कौन सी चीज कहाँ पे होती है, वर्ल्ड क्या है, उस पर कौन सी रेखा कहाँ जाती है, सब समझाने के लिए मैंने बताया था। अब यहाँ पे आप लोगों को तो 7 महाद्वीप याद करवा दिया कि कहाँ पे किसकी स्थिति है। अब यहाँ पे मैंने लिया एशिया। क्या लिया? एशिया। अब जानेंगे, मैंने बताया था भारत किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप में है। यहाँ पे भारत की मैप बनाते हैं छोटा सा समझने के लिए। क्या बनाया? भारत। अब देखिए भारत की स्थिति कहाँ है? भारत की स्थिति कहाँ है? तो पहले ये आपसे पहले जान लेना है कि भारत किस महाद्वीप में है। तो एशिया महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। अच्छा, एशिया महाद्वीप में है। अब आप लोग बताइए कि हम लोग इसको बीचों बीच भागों में बांटे थे। इसको क्या बांटे थे? बीचों बीच भागों में। ऊपर को क्या कहे थे? उत्तरी गोलार्ध कहे थे। क्या कहे थे? उत्तरी गोलार्ध। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझिए। इसको क्या कहे थे? उत्तरी गोलार्ध कहे थे। और इसको क्या कहे थे? उत्तरी गोलार्ध। और इसको क्या कहते हैं? पूर्वी गोलार्ध। अब ये जो मैंने लिखा था कि भारत की स्थिति, अब इसका आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा? अब भारत की स्थिति जो मैंने लिखा था, अब इसका आंसर मिलेगा। अब आप लोग बताइए, क्या भारत पूरी तरीका से भारत, आप लोग कहिएगा कि भाई जी तो पूरी तरीका से बीच में आ रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं? इसको थोड़ा और ऊपर करेंगे। एशिया। ये भारत। यहाँ पे क्या है? एशिया महाद्वीप है। क्या है? एशिया। एशिया है। अब आपसे हम पूछे कि ये बताओ, ये पूरी जो वर्ल्ड है, पूरी जो दुनिया है, इस पूरी दुनिया में भारत की स्थिति क्या है? तो आप क्या कहिएगा कि पूरी, अच्छा बताइए, ये जो भारत की स्थिति है, क्या ये पूरी उत्तर में आ रहा है? क्या ये पूरी उत्तर में है, या पूरी पश्चिम में है, या पूरा पूरब में है, या पूरा दक्षिण में है? अब बताइए, ये देखिए गौर करिएगा ना, तो ऐसे हम लोग बीचों बीच में बांटे थे, एक रेखा और एक रेखा ऐसे। अब आप बताइए कि ये जो भारत है, ये भारत है किस गोलार्ध में आएगा? तो आप क्या कहिएगा? किस गोलार्ध में आएगा? तो न पूरा दक्षिण में है,
ना पूरा दक्षिण में है, ना पूरा पूरब में है, ना पूरा पश्चिम में, ना पूरा उत्तर में है। क्या है? ये दोनों भाग में है। क्या? दोनों भाग में है। कौन दोनों भाग में है? तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उत्तरी गोलार्ध और यहाँ पे देखने को मिलेगा आप लोगों को पूर्वी गोलार्ध। अब आप लोग खुद बताइएगा कि ये जो भारत की स्थिति है, भारत की स्थिति क्या है। अब बताइए, यहाँ पे पूरा दक्षिण में नहीं है, पूरा पश्चिम, पूरब में नहीं है, पूरा पश्चिम में नहीं है। कहाँ है? देख लीजिए, अगर देखिएगा ना, फ्लोर चार्ट देखिए ना, तो देखिएगा कि ये गोलार्ध उत्तर में और पूरब में दोनों में पड़ रहा है। अब इसका आंसर मिला है। सिर्फ इसके आंसर के लिए हम लोगों ने इतना सारा जानकारी इकट्ठा किया। अब देखिए, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, ये दोनों के बीच में आता है भारत। अब इसका आंसर अब मिला है। भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। या इसको उत्तरी पूर्वी को पूर्वोत्तर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर गोलार्ध, पूर्वोत्तर। अब कहिएगा पूर्वोत्तर कैसे हुआ? तो देख लीजिए, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध है और ये हम लोग आप लोगों को बता दिए कि गोलार्ध कैसे बनेंगे थे। ये सबको दोबारा चर्चा करने की बात नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध बन रही थी, यहाँ पे पूर्वी गोलार्ध, और ये दोनों के बीच में देख लीजिए भारत ना पूरा दक्षिण में आ रहा है, ना पूरा पूरब में, ना पूरा उत्तर में, ना या पूरा पश्चिम में। ये क्या हो रहा है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के बीच में आ रहा है। क्या आ रहा है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के बीच में आ रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की स्थिति क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की स्थिति क्या है, तो आप लोग क्या कहिएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। क्या कहिएगा भारत की स्थिति में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब हम लोगों को ये तो जानकारी पता चल गया कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की स्थिति क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति। हो गया। अब इसको थोड़ा रफ करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं भारत की स्थिति क्या था? भारत की स्थिति क्या था? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। या पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर गोलार्ध क्या है? पूर्वोत्तर गोलार्ध। अब ये हो गया ना। अब एक ठो यहाँ पे आपका रह गया कि आपसे पूछेगा कि भारत की जो अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत की देशांतरीय विस्तार क्या है। तो ये भारत की स्थिति तो हो गया कि भारत कहाँ है? पूर्वोत्तर गोलार्ध में है। क्लियर सबको? अब हम लोग दूसरी टॉपिक पे चलते हैं। क्या करेंगे? दूसरी टॉपिक पे चलेंगे। अब दूसरा टॉपिक आपका क्या है? दूसरा टॉपिक आपका है कि भारत की विस्तार। भारत की विस्तार, भारत की विस्तार। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग इतना जान लीजिए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब बताइए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तर। इतना तो आप लोग जानते हैं कि अक्षांश और देशांतर क्या है। अक्षांश और देशांतर क्या है? तो यहाँ पे देख लीजिए, भारत जो यहाँ पे जो भारत था, ये पूरे वर्ल्ड में जो यहाँ पे जो भारत था, एशिया में जो यहाँ पे जो मेरा प्यारा सा भारत था, तो ये भारत का जो विस्तार है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है? 8 डिग्री 4
उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश। क्या है? 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश भारत की अक्षांशीय विस्तार। अब यहाँ पे है भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। क्या हो जाएगा? 97 डिग्री। यहाँ पे समझते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो 8 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तर, 8 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तर। अब यहाँ पे देखेंगे भारत का देशांतरीय विस्तार, तो भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो 68 डिग्री 7 से लेकर के 37 डिग्री 97 डिग्री 25 पूरब में। कैसे? यहाँ पे देख लीजिए 68 डिग्री 7 से 97.25। यहाँ पे देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार याद कर लीजिए 8 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तर में। और इसका देशांतरीय विस्तार कितना है? तो देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 68 डिग्री 7 से लेकर के 97 डिग्री 25 पूरब में। क्या हो जाएगा? पूरब में। तो भारत का विस्तार समझ में आ गया। अक्षांश में कितना है? 8 डिग्री 4 उत्तर में, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तर में। और भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री पूरब में। ये क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा रफ करते हैं। रफ करेंगे। अब यहाँ पे वो हम लोग वर्ल्ड में देख रहे थे कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार आप लोग बता दिए कितना था? 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तर में था। और देशांतरीय विस्तार क्या था? देशांतरीय विस्तार था 68 डिग्री 7 से लेकर के 97 डिग्री 25 पूरब तक था। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग भारत का एक ठो मैप बनाते हैं। ये हो गया। ये क्या है? हंसिएगा नहीं, टूटा फूटा भारत का मैप है। ये भारत का मैप हो गया। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूं कि ये जो भारत का विस्तार है, तो वो तो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार जान ही गए। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि भारत के इधर क्या हो गया? थोड़ा इसको रफ करते हैं, थोड़ा बड़ा मैप चाहिए। ये अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था? इधर क्या पड़ा था? इधर पश्चिम, पूरब, और इधर क्या पड़ा था? उत्तर, दक्षिण। ये भारत का मैप है। अब भारत का जो ये जो सबसे अंतिम भाग है ना, यहाँ पे भारत का गुजरात है। क्या है? गुजरात है।
भारत के पश्चिम में सबसे अंतिम छोर कौन सा है? भारत के पश्चिम में सबसे अंतिम छोर कौन सा पड़ेगा आपका? गोहार माता या सरक्रीक। क्या पड़ेगा? गोहार माता या सरक्रीक। ये जो भारत का हम लोगों ने मैप बनाया तो उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया। अब कोई भी चीज का तो अंतिम छोर होता ही है ना, किसी भी चीज का तो अंतिम छोर होता है। तो वैसे ही भारत का भी क्या है? भारत का भी यहाँ पे पश्चिम में अंतिम छोर यहाँ पे क्या है? गुजरात है। तो ये क्या चीज में आता है? ये गुजरात। ये भारत का सबसे अंतिम छोर में एक राज्य है जिसका नाम है गुजरात, और इस गुजरात के अंतिम छोर पे आता है गोहार माता, जिसको सरक्रीक भी कहते हैं। क्या है? गोहार माता, जिसको सरक्रीक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोहार माता या सरक्रीक भी कहते हैं। वैसे ही भाई इसका पश्चिम में अगर अंत है, इसका पश्चिम का सबसे अंतिम छोर गोहार माता सरक्रीक है, तो इसका दक्षिण का भी तो होगा। क्या होगा? दक्षिण का भी तो होगा। यहाँ पे एक बात आप लोगों को समझना है पहले कि देखिए, अगर भारत का स्थल में पूछे ना, भारत का स्थल में पूछे कि दक्षिण में सबसे अंतिम छोर क्या है, स्थल में क्या पूछे? स्थल में, तब क्या कहेंगे? कन्याकुमारी। क्या कहेंगे? कन्याकुमारी। क्या कहेंगे? कन्याकुमारी। परंतु जल में क्या कहेंगे? जल में इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इसको बहुत सारा चीज के नाम से भी जाना जाता है इंदिरा पॉइंट को, और पर्सन पॉइंट और भी कोई सा पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि भारत का जो पश्चिम का सबसे अंतिम छोर है उसको क्या कहते हैं? गोहार माता कहते। क्या कहते हैं? गोहार माता या सरक्रीक कहते। अब यहाँ पे जो भारत का सबसे अंतिम छोर है, क्या है? सबसे अंतिम छोर है, तो इसको क्या कहे हैं? इसको कहे हैं, यहाँ पे दो प्रकार का प्रॉब्लम है। क्या बताए थे कि जो अगर स्थल में पूछे तो कन्याकुमारी बताइएगा। क्या बताइएगा? स्थल में पूछे तो कन्याकुमारी बताइएगा, और यहाँ पे अगर जल में पूछे तो इंदिरा पॉइंट बताइएगा। क्या बताइएगा? इंदिरा पॉइंट बताइएगा। क्या बताइएगा? इंदिरा पॉइंट बताइएगा। हो गया। अब ठीक जैसे यहाँ पे दक्षिण में हो गया, जल स्थल में हो गया कन्याकुमारी, और जल में हो गया इंदिरा पॉइंट, वैसे ही पश्चिम में हो गया गोहार माता सरक्रीक। यहाँ पे अब ये कहाँ पे? उत्तर का इसका जो अंतिम भाग है, यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा इंदिरा कौल। क्या आएगा? इंदिरा कौल। अब ये इंदिरा कौल कहाँ पे है? तो इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर लद्दाख। जम्मू कश्मीर, सॉरी, कहाँ है? जम्मू कश्मीर लद्दाख में। अब बताइए कि भारत का सबसे पश्चिमी छोर क्या है? सरक्रीक या गुहार माता। दक्षिणी छोर क्या है? स्थल में पूछे तो कन्याकुमारी, जल में पूछे तो इंदिरा पॉइंट। ये भी पूछ देगा कि इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो इंदिरा पॉइंट आप लोगों से पूछ देगा कि इंदिरा पॉइंट आप लोगों को पड़ जाएगा यहाँ पे, सॉरी थोड़ा याद नहीं कर पा रहे हैं। इंदिरा पॉइंट आप लोगों को पड़ जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इंदिरा पॉइंट कहाँ आएगा आपका? इंदिरा पॉइंट आ जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहाँ आ जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब वैसे ही पश्चिम में क्या हो गया? गोहार माता सरक्रीक। दक्षिण में क्या हो गया? स्थल में पूछे तो कन्याकुमारी, जल में पूछे तो इंदिरा पॉइंट। वैसे ही उत्तर में आ गया इंदिरा कौल जो लद्दाख में है, और पूरब में भी यहाँ पर आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। क्या मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर आएगा आपको किवीथु या वालांगू।
किबुथु या वालांगू। ये कहाँ आएगा? ये आएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ आएगा? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ आएगा? अरुणाचल प्रदेश में। यहां तक क्लियर। सबसे उत्तर के भाग को क्या कह रहे थे? इंदिरा कॉल कह रहे थे। दक्षिण में अगर स्थल में पूछे तो कन्याकुमारी, जल में पूछे तो इंदिरा पॉइंट जो कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। और पश्चिम में पूछे तो गोहार माता या सर क्रीक। हो गया यहां तक। अब यहां पर आपसे एक बात पूछेगा कि भारत के उत्तर छोर से लेकर के दक्षिण छोर तक का कुल लंबाई। क्या पूछेगा? भारत का उत्तर से लेकर के दक्षिण छोर तक का कुल लंबाई था कितना है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। भारत का उत्तर से लेकर के दक्षिण तक का कुल लंबाई कितना हो गया? तो भारत का उत्तर से लेकर के दक्षिण तक का कुल लंबाई 3214 किलोमीटर। और पश्चिम से लेकर के पूरब तक का कुल लंबाई कितना हो जाएगा? तो उत्तर से पूरब कितना हुआ था? 3214 किलोमीटर। अब आपको पूछेगा कि पश्चिम से उत्तर तक की दूरी कुल कितना है भारत का? तो ये आपका हो जाएगा 2933 किलोमीटर। अब चलिए जितना सारा चीज अभी पढ़े उसको थोड़ा रिवीजन करते हैं। सबसे भारत के सबसे उत्तरी छोर को क्या कह रहे थे? सबसे उत्तरी छोर को कह रहे थे इंदिरा कॉल, जो कहां पर था? जम्मू कश्मीर लद्दाख में। सबसे दक्षिणी छोर जो स्थल में था उसको कन्याकुमारी कह रहे थे, जो कहां पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। और भारत के सबसे पश्चिमी छोर जो गुजरात में पड़ता है उसको क्या कह रहे थे? सरगिरिक या गुहार माता कह रहे थे। क्या कह रहे थे? सरगिरिक या गुहार माता। वैसे ही पूरब में पड़ती है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पड़ती है तो उसको क्या कह रहे थे? अरुणाचल प्रदेश में जो पड़े थे उसको वालांगू या किबिथु कह रहे थे। क्या कह रहे थे? किबिथु। अब भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक का कुल लंबाई 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम तक का लंबाई कितना है? 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, किसी भी बच्चा को दिक्कत नहीं है। थोड़ा अब इसको रफ करते हैं। थोड़ा एक बार पानी पी लेते हैं थोड़ा। सॉरी बच्चों। तो चलिए थोड़ा अब आगे देखते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा? भारत की स्थिति के बारे में जाने। भारत की स्थिति क्या है? हम लोगों ने जाना कि भारत का विस्तार कहाँ है, अक्षांशीय विस्तार कहाँ है, देशांतरीय विस्तार कहाँ है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार कहाँ है, पूर्व से पश्चिम का विस्तार कहाँ है, अंतिम छोर को दक्षिणी छोर को क्या कहें, पूर्व छोर को क्या कहें, पश्चिमी छोर को क्या कहें, उन सभी के बारे में जाने। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि भारत का आकार। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां नंबर पर है। कितने नंबर पे है? भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 7वां नंबर पे है। चलिए थोड़ा आगे समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा मैंने? भारत का आकार। क्या लिखा? भारत का आकार। भारत का आकार कहने का मतलब क्या कि भारत का आकार कितना सा है, कितना सा है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि भारत का जो आकार है, तो सबसे पहले ये समझते हैं क्या कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलो, वर्ग किमी,
भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। जब इसका आप पूरा डिटेल देखिएगा तो आपको पड़ेगा 32 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। जब आप इसका देखिएगा पूरा तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 32,87,263। जब आपका ये पूरा फुल जानकारी रखिएगा तब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर पॉइंट में अगर यहाँ पे देखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर नहीं याद रखिएगा, किलोमीटर नहीं, वर्ग किलोमीटर। क्या रखेंगे? वर्ग किलोमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक बात जानना है कि विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना है? विश्व में भारत का क्षेत्रफल, विश्व में भारत का क्षेत्रफल, विश्व में भारत, विश्व में भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत? इसका कहने का मतलब आप नहीं समझेंगे, हम बताते हैं। यहाँ पे तो हम भारत के आकार में देख लिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो पॉइंट में देखिएगा तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और ऐसे देखिएगा तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे एक बात नहीं समझ में आ रहा है आपको कि विश्व में भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। मतलब जो मेरा भारत है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व में कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 2.4%। कितना है? 2.4% है। कितना है? 2.4% है। विश्व में भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। कितना है? 2.4% है। अब इसको क्या करते हैं? इसको थोड़ा रॉप करते हैं। इन चीजों को आप लोग नोट करते चलिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसी के अंतर्गत भारत के आकार में ही क्या देखेंगे कि भारत का जो आकार है तो इसका तटीय जो नीचे जो तट में आता है, भारत एक प्रायद्वीप है। क्या है? भारत एक प्रायद्वीप है। तो इसका जो तटीय है, भारत का जो तटीय क्षेत्रफल है वो कितना है? भारत का तटीय विस्तार 7,215। एक मिनट थोड़ा हम कन्फर्म हो जाते हैं। एक मिनट थोड़ा कन्फर्म हो जाते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम बता रहे थे आपको कि भारत की तटीय रेखा का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत की स्थल सीमा रेखा का पहले बात करें। यहाँ पे एक मिनट, भारत की स्थल सीमा रेखा, सॉरी यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। भारत का स्थल सीमा रेखा का लंबाई 15,200 किलोमीटर। याद रखिएगा ये स्थल सीमा हर एक चीज को लिया गया। ऐसा नहीं कि भारत का जो जैसे कि ये भारत है, जैसे कि मैंने ये भारत को बनाया
तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है इसी को भारत का स्थलीय सीमा रेखा कहने का मतलब क्या है, जो हमारा नीचे आता है अंडमान जो आता है मालदीव आता है, उन सारी क्षेत्रफल को इसमें इंक्लूड किया गया है। क्या किया गया है, उन सारी क्षेत्रफल को इनमें इंक्लूड किया गया है। तो भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। कितनी है, 15,200 किलोमीटर। यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है। आकार भी जान गए हम लोग, क्या है, भारत का आकार जान गए। अब यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन आप लोगों से हमेशा पूछता है कि ये जो भारत है, तो भारत के पड़ोसी देश, थोड़ा अब आपका चैप्टर आएगा भारत का आकार में पड़ोसी देश। ये भारत है। यहाँ पे आप लोगों से हमेशा पूछेगा कि भारत का जो पड़ोसी देश है, तो उन पड़ोसी देश में पूछ लेगा आपका कि जो भारत का जो और चाइना का जो सीमा रेखा मिलता है उस सीमा रेखा को क्या कहते हैं, पाकिस्तान से भारत का जो सीमा रेखा मिलता है उसको क्या कहते हैं। तो ये जब पूछ देगा, इसके बाद पूछेगा कि जो अफगानिस्तान से है भारत से सीमा रेखा से मिलती है उसको क्या कहते हैं, ये आपको पूछता है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को याद करवाना चाहेंगे कि भारत का जो पड़ोसी देश है वो बच्चा इधर से उधर से इधर से उधर से याद कर लेते हैं और सही से याद नहीं हो पाती है। हम लोग नीचे से याद करेंगे। क्या, नीचे से। यहाँ पे देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, मालदीव। क्या मिलेगा, मालदीव। फिर यहाँ पे आइएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, श्रीलंका। क्या मिलेगा, श्रीलंका मिलेगा। फिर यहाँ पे आइएगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आइएगा तो क्या मिलेगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान। फिर यहाँ पे आइएगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा अफगानिस्तान। देखिए एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहले जो था ना, जो भारत का जो पीओके पाक ऑक्युपाइड जो था भारत का, उस पे जब पाकिस्तान का जब शासन नहीं था तो उस समय जो अफगानिस्तान का जो टुंड्रा क्षेत्र है तो वो जब भारत से मिलता था तो उस समय भारत को उसका पड़ोसी देश माना जाता था। ये उसको अफगानिस्तान को भारत का पड़ोसी देश माना जाता था। लेकिन जो अफगानिस्तान का जो छोटा सा क्षेत्रफल जो भारत के जम्मू कश्मीर से मिलता था ना, जो अभी जाना जाता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इसके नाम से, तो उस पे क्या है, यहाँ पे आपको मिलेगा इतनी सारी भाग में। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अब पाकिस्तान का शासन है। क्या है, पाकिस्तान का शासन है। तो यहाँ पे पाकिस्तान का शासन है। तो यहाँ पे पाकिस्तान का जो शासन है ना, तो अब अफगानिस्तान का जो भाग है वो भारत से नहीं मिलता है। क्या है, नहीं मिलता है। तो ये पाकिस्तान से मिलता है। तो यहाँ तक हो गया क्लियर। श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, नेपाल। यहाँ पे आपको मिलेगा भूटान और यहाँ पे आपको मिलेगा बांग्लादेश। अब आप लोग कहिएगा कि इसमें चीन को काहे नहीं इंक्लूड किए हैं। तो अगर हम चीन को यहाँ पे आपको अभी पहले ही यहाँ बता देते ना, यहाँ पर आपको हम अगर चीन पहले भी बता देते तो आपको जो कंबाइंड तरीका से याद होता है ना वो याद नहीं होता। अब याद करते हैं, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब बोलेंगे चीन। यहाँ पे पहले चीन बोल देते ना तो कंबाइंड नहीं होता, याद नहीं होता है। बोलते हैं एक बार साथ में। नीचे पे क्या था, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चीन। यहाँ पे देखिएगा ना तो इस आकार को मिलेगा सिक्किम। यहाँ पे 7 बहना मिलेगा आपको, 7 राज्य। और यहाँ पे अंगूठा के आकार को आपको क्या मिलेगा, सिक्किम मिलेगा। क्या मिलेगा, सिक्किम मिलेगा।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक बात क्या है, यहाँ पे थोड़ा इसको रफ करते हैं। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भारत प्लस पाकिस्तान, भारत प्लस पाकिस्तान रेखा जो मिलता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। अब यहाँ पे आपको भारत प्लस चीन, भारत प्लस चीन से जो रेखा मिलता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मैकमोहन लाइन। क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन या मैकमोहन रेखा। ये कहाँ पड़ता है मैकमोहन रेखा? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है मैकमोहन रेखा। और इसी अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे भाग पे चाइना ने जो है वो अपना अधिकार जमा लिया, बहुत सारे भूभाग पे। और इधर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे भी पाकिस्तान ने बहुत सारे भागों पे अधिकार जमा लिया है। अब यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान प्लस भारत, इसको कहते हैं डुरंड। इसको क्या कहेंगे? डुरंड रेखा। इसको क्या कहेंगे? डुरंड रेखा। तो ये आप याद रख लीजिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है। भारत प्लस पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन, भारत प्लस चीन मैकमोहन रेखा, और अफगानिस्तान प्लस भारत डुरंड रेखा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात, भारत का आकार यहाँ तो हो गया। अब एक ठो चीज आपको क्या पूछेगा हमेशा, एक ठो चीज कि जो भारत का जो कर्क रेखा है ना वो कितनी राज्यों से गुजरता है? भारत का कर्क रेखा, भारत में, अब हम आपको वो सारे बिंदु बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। बस आपका टॉपिक वहीं तक था, टॉपिक खत्म हो गया, टॉपिक वहीं तक था। भारत की स्थिति, विस्तार, आकार, उनके पड़ोसी देश, ये सब था, और उनसे कौन सा मिलता था। अब इनको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। तो भारत में कर्क रेखा 7 राज्यों से गुजरता है। ये बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता रहता, इसके लिए हम आपको क्या करेंगे, एक ट्रिक बताएंगे। क्या बताएंगे? एक ट्रिक बताएंगे। मगर मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा झाड़। ये ट्रिक हो गया आपका, आप लोग खुद इससे बनाइएगा। आप मी से क्या हो जाएगा? मी से हो जाएगा आपका मिजोरम। क्या हो जाएगा? मी से आपका हो जाएगा मिजोरम। मी से क्या हो जाएगा? मिजोरम। त्रा से क्या हो जाएगा आपका? त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। त्रा से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। प से क्या हो जाएगा आपका? पश्चिम बंगाल। र से आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान। र से क्या हो जाएगा? राजस्थान। ग से आपका क्या हो जाएगा? गुजरात। छ से आपका क्या हो जाएगा? छ से आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। और झार से क्या हो जाएगा? झारखंड।
1 2 3 4 5 6 7। यहाँ तक कोई दिक्कत? म से हो गया मिजोरम, त से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, र से हो गया राजस्थान, ग से गुजरात, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। ये हो गया आपको कि भारत में कर्क रेखा कितनी राज्यों से गुजरता है। ये हो गया आपका। सॉरी, यहाँ पे एक ठो छूट गया आपका, म से मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? म से मध्य प्रदेश। सॉरी बच्चों, यहाँ पे एक ठो छोटा सा गलती हो गया था कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। कितनी राज्यों से? 8 राज्यों से। म से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड और म से मध्य प्रदेश। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या कहते हैं? इसको हम थोड़ा रफ करते हैं। क्या करते हैं? रफ करते हैं। अब भारत में राज्यों की संख्या कितना है? भारत में राज्य कितना है? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितना है? केंद्र शासित प्रदेश आपका कितना हो जाएगा? 7। तो ये देख लीजिएगा, ये तो ऐसे बदलता रहता है, लेकिन अभी सॉरी, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश आपका 8 है। कितना है? वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश आपका कितना है? 8 है। लद्दाख जो जुड़ गया था। और भारत में राज्य कितना है? 28 है। तो इतनी सारी बातों को हम लोग आज इस वीडियो में जाने हैं। और कल के वीडियो जो पार्ट 2 आएगा, उस पार्ट 2 वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का जितनी सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मतलब कि पॉइंट होगा, जितनी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इसका, वो क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। और जितनी सारी बातों को मैंने आपके सामने लिखा है, उन सारी का नोट्स बना करके हम आप लोगों को देंगे। क्या? और कुछ ऐसे भी पॉइंट है बच्चों जो मतलब कि आगे के लेवल पे पढ़ा जाता है। जैसे बहुत सारा संगठन आपको पढ़ना मिलेगा। जैसे देखिएगा आसियान, देखिएगा क्या बोलते हैं, बाल्टिक देखिएगा। उसी में आपको देखिएगा एक संगठन मिलेगा, सार्क मिलेगा। क्या मिलेगा? सार्क मिलेगा। और उसमें सार्क को थोड़ा भी समझ लेते 2 मिनट लगेगा। हाँ, तो आप लोग को कहिएगा कि फिर ये हो गया। सार्क को बस थोड़ा 2 मिनट लगेगा, सार्क को समझ लेते हैं। सार्क में कितने देश आते हैं? तो सार्क में 8 देश आते हैं। सार्क SAARC। एस से हो जाएगा आपका, एस से क्या हो जाएगा आपका? साउथ एशिया, साउथ एशिया एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? स से सार्क का हो गया, स से साउथ, ए से होगा एशियन, ए से होगा एसोसिएशन और आर से हो जाएगा आपका रीजनल। क्या हो जाएगा? रीजनल। और सी से हो जाएगा कोऑपरेशन। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। और इस सार्क में क्या है? सार्क में 8 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? इनके बारे में थोड़ा बता देते हैं। कितने देश आते हैं? सार्क देश आते हैं। और इन सब संगठनों का जो स्थापना होता है, क्यों किया जाता है? बहुत सारे देखिएगा संगठन आपको देखने को मिलेगा जो अलग अलग टाइप का होता है। सार्क हो गया, नाटो हो गया, सीटो हो गया, एशियान हो गया। तो इन सब सारी चीजों का देखिए सार्क है। तो सार्क में कितने देश आते हैं? सार्क में 8 देश आते हैं। तो ये जो सार्क है इसमें 8 देश आते हैं। और इनका स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये समझ लीजिए कि इसमें जितने सारे देश आते हैं ना, उसमें एक तरह का कि शांति बहाल रहे हमेशा।
और इनका जो आर्थिक है, आर्थिक संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये सब क्या हो, बना रहे। मुख्य रूप से इनका स्थापना इसलिए किया गया था। इनका स्थापना कब किया गया था? तो इनका स्थापना किया गया था आपको 1985 में। कब किया गया था? तो 1985 में। कब किया गया था? इसका स्थापना किया गया था 1985 में। आप पूछिएगा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा काठमांडू में। मुख्यालय इसका कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, इसका स्थापना कब हुआ था? 1985 में सार्क का स्थापना हुआ था। और इसमें कितने सारे देश आते हैं? तो इसमें 8 देश आते हैं। और इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 1 2 3 4 5 6 7। मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 1 2 3 4 5 6 7। 1 मिनट बच्चों। तो इसमें क्या देखे हैं कि इसमें कितने देश आ रहे थे? इसमें 8 देश आ रहे थे, जिसमें मालदीव था, श्रीलंका था, पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, नेपाल था, भूटान था, बांग्लादेश। 1 2 3 4 5 6 7। और एक ठो कोई देश जुड़ा है बच्चों, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कल के जो जितने सारे इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे, मतलब कि उसमें जो जो मेन पॉइंट होंगे, उन मेन पॉइंट में आप लोगों को हम बता देंगे उसमें कि कौन सा देश छूट रहा था। और यही नहीं, इसको हम अलग से एक शॉर्ट वीडियो लाएंगे सार्क के बारे में। क्या करेंगे? एक अलग से शॉर्ट वीडियो लाएंगे जिसमें सार्क के बारे में हम लोग बताएंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्त।